नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फेलो अर्थमेट्स में। सुभद्रा कुमारी चौहान 20वीं सदी के हिंदी लेखन में सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम बहुत ऊंचा और प्रेरणादायी है। हिंदी प्रदेश का पाठक वर्ग सुभद्रा कुमारी चौहान और उनकी कविता झांसी की रानी से बखूबी परिचित है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। उनकी रचनाओं में विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को उभारा गया है। इसके साथ ही सामाजिक प्रेम भाव का भी वर्णन किया गया है। आज हम आप सबके समक्ष उनकी एक ऐसी ही कहानी मछुए की बेटी लेकर पेश हुए। चौधरी और चौधराइन के लाड़ प्यार ने तिन्नी को बड़ा ही स्वच्छंद और उच्छृंखल बना दिया था। वो बड़ी निडर और कौतूहल प्रिय थी। आधी रात, पिछले पहर, जब तिन्नी की इच्छा होती वो नदी पर जाकर नाव खोलकर जल विहार करती और स्वच्छ लहरों पर खेलती हुई चंद्र किरणों को अटखेलियां देखती। यही कन्या चौधरी की सब कुछ थी। फिर भी आज तक चौधरी साहब उसका विवाह न कर सके थे, क्योंकि पुत्री के योग्य कोई वर उन्हें अपनी जात में दिखता ही नहीं था। नदी के पार और उस पार से इस पार लाने का चौधरी ने ठेका ले रखा था। चौधरी की अनुपस्थिति में तिन्नी अपने पिता का काम बड़ी दक्षता से करती थी। आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो तिन्नी? तुम नहीं जानते क्या? यही कि आज राजा साहब उस पार जाएंगे। कौन राजा साहब? तुम्हें यह भी नहीं मालूम? मैं आज ही तो आया हूँ। और अब तक कहाँ थे? अपने घर। मैं क्या दिन रात घाट पर ही बनी रहती हूँ? इसलिए मुझे सब कुछ जानना चाहिए और तुम्हें कुछ भी नहीं। तुम मुझे वैसे भी तंग किया करते हो। जाओ, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तिन्नी को चिढ़ाकर, उसको क्रोधित मुद्रा में देखकर उस युवक मनोहर को विशेष आनंद आता था। इसलिए वो प्रायः इसी प्रकार के बेसिर पैर के प्रश्न करके उसे चिढ़ा दिया करता था। आज बात जरा कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हो गई थी। तिन्नी ने क्रोधावेश में ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब वो उस युवक से बोलेगी ही नहीं। इसलिए मुंह फेर कर वो तेजी से घाट की ओर चली। युवक ने तिन्नी का रास्ता रोक लिया और बड़े विनीत और नम्र भाव से बोला, मैं तेरा आधा काम कर दूंगा, तेरा दांड चला दूंगा। तिन्नी के क्रोधित मुख पर हंसी नाच गई। उसे एक दांड चलाने वाला साथी मिल जाएगा, यही सोचकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा कि यदि तुम सचमुच मेरे साथ दांड चलाओगे तो मैं तुम्हें बताती हूँ। सच नहीं तो क्या झूठ, मैं दांड जरूर चलाऊंगा, पर पहले तुझे बताना पड़ेगा, युवक ने कहा। इधर कोई रियासत है ना, वहीं के राजा नदी के उस पार शिकार खेलने जाएंगे। महीना 15 दिन का काम है मनोहर, खूब अच्छा रहेगा, खूब पैसे भी मिलेंगे। मैं तुम्हें भी पैसे दिया करूंगी, पर वादा करो कि जब तक बाबू ना लौट कर आवे तुम रोज मेरे साथ दांड चलाया करोगे। दोनों बातें करते करते घाट की तरफ चल पड़े। एक बड़ी नाव पर राजा साहब और उनके सुपुत्र कृष्णदेव अपनी कई मुसाहिबों के साथ उस पार जाने के लिए बैठे। तिन्नी कई मछुओं और मनोहर के साथ दांड चलाने बैठी। राजकुमार कृष्णदेव तिन्नी के मुख को आश्चर्य के साथ देखे जा रहे थे। उनमें उसे कुछ अनोखा सा सम्मोहन लग रहा था। तिन्नी का ध्यान अपनी दांड पर था। कृष्णदेव के मूक प्रेम और आकर्षण ने तिन्नी को बहुत कुछ उनकी ओर आकर्षित कर दिया था। राजा साहब से भी कुछ छिपा नहीं था। कुमार रोज जल विहार के लिए नौका पर आते हैं और तिन्नी ही नाव चलाया करती है। ये राजा साहब ने सुन लिया था। अतएव उन्होंने बात को आगे ना बढ़ने देने का फैसला किया और शिकार का कार्यक्रम बीच में छोड़कर वापस लौट आए। रियासत आकर कृष्णदेव बड़े उदास रहने लगे। किसी से कुछ न कहते थे। शतरंज के वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, किंतु अब मोहरों की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे। अध्ययन से भी उन्हें बड़ा प्रेम था। उनकी लाइब्रेरी में विद्वान लेखकों की अच्छी से अच्छी पुस्तकें थीं, किंतु उन पर अब इंचों धूल जम गई थी। अपनी वेदनाओं किसी से नहीं कहते थे। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा था। पिता से पुत्र की बीमारी छिपी ना थी, वो सब जानते थे, किंतु चाहते थे कि ये बात किसी प्रकार दबी ही रह जाए, उन्हें बीच में ना पड़ना पड़े। कृष्णदेव उनका इकलौता पुत्र था। पुत्र की चिंता उन्हें दिन रात बनी रहती थी। तिन्नी के सौंदर्य ने उन्हें भी आकर्षित किया था, किंतु वो थी तो मछुए की बेटी ही। राजा साहब उससे कृष्णदेव का विवाह करते भी तो कैसे। एक दिन राजा साहब कृष्णदेव के कमरे में गए। उस समय वो सोए हुए थे। रोते रोते उनकी आंखों के पास गड्ढे पड़ गए थे। चेहरा पीला पीला और शरीर सूख कर कांटा हो गया था।
मखमली बिछोने पर सोने वाला उनका दुलारा कृष्णदेव जमीन पर ही एक चटाई के ऊपर बिना तकिए के न जाने किस चिंता में पड़ा पड़ा सो गया था। राजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। दूसरे दिन ही रियासत से तिन्नी समेत चौधरी का बुलावा हुआ। उन्हें शीघ्र से शीघ्र उपस्थित होने की आज्ञा थी और साथ ही उन्हें लेने के लिए सवारी भी आई थी। इस घटना ने मोहल्ले भर में हलचल मचा दी। चौधरी बहुत घबराए। सोचा अवश्य ही मेरी अनुपस्थिति में इस उद्दंड लड़की ने कोई अनुचित व्यवहार कर दिया होगा। राजा साहब ज़रूर नाराज़ हैं, वरना तिन्नी समेत लाए जाने का क्या कारण हो सकता है। मोहल्ले वाले सभी चौधरी को समयोचित सीख देने आए। अपनी अपनी समझ के अनुसार किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। तिन्नी का हृदय कुछ और ही बोल रहा था। जब ये लोग रियासत में राजा साहब के महल के सामने पहुंचे तब कुछ अंधेरा हो चला था। इनके पहुंचने की सूचना राजा साहब को दे दी गई। चौधरी पुत्री समेत महल के एक सूने कमरे में बुलाए गए। कमरे में राजा साहब और कृष्णदेव को छोड़कर और कोई न था। डर के मारे चौधरी का तो हुलिया ही बिगड़ रहा था। पिता पुत्री का उचित सम्मान करने के उपरांत राजा साहब ने मछुए को संबोधित करते हुए कहा, चौधरी, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है, कदाचित तुम नहीं जानते। चौधरी भय से काँप उठे, हाथ जोड़कर बोले, मैं तो महाराज का गुलाम हूँ सदा। राजा साहब बात काटते हुए बोले, हम तुम्हारी इस कन्या को राजकुमार के लिए चाहते हैं। तिन्नी मन ही मन मुस्कुराई। चौधरी साहब आश्चर्यचकित रह गए। एक बार राजा साहब की ओर फिर तिन्नी की ओर देखा। सहसा चौधरी को इस बात पर विश्वास ही न हुआ। कहाँ मैं एक साधारण मछुआ और कहाँ ये रियासत के राजा। हमारे बीच में कभी रिश्तेदारी हो सकती है भला। फिर न जाने क्या सोचकर भय विह्वल चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये कन्या मेरी नहीं है। राजा साहब चौंक उठे। फिर किसकी कन्या है ये? हाथ जोड़े जोड़े चौधरी बोले, महाराज, 15 साल पहले की बात है। नदी में बहुत बाढ़ आई थी। उसी बाढ़ में मेरी बुढ़ापे की लकड़ी, ये कन्या मुझे मिली थी। एक छोटी सी घाट पर ये बहती हुई आई थी और इसके गले में सोने का एक छोटा सा तावीज़ था। तावीज़ का नाम सुनते ही राजा साहब को तावीज़ देखने की उत्सुकता हुई। उनके मस्तिष्क में किसी तावीज़ की धुंधली सी स्मृति आ गई। पिता के आदेश पर तिन्नी तावीज़ के धागे की गांठ खोलने लगी। मछुए ने फिर कहना शुरू किया, महाराज, इस तावीज़ का भी विचित्र किस्सा है। एक बार तावीज़ का धागा टूट गया। कई दिनों तक याद न रह पाने के कारण इसे ये तावीज़ पहनाया ना जा सका। बस महाराज, ये तो इतनी बीमार पड़ी कि मरने जीने की नौबत आ गई। फिर तावीज़ पहनाते ही बिना दवा के ठीक हो गई। तब से तावीज़ आज तक इसके गले में ही पड़ा है। राजा साहब को स्मरण हो आया, 15 साल पहले उनकी लड़की भी टेंट के अंदर से बाढ़ में बह गई थी। उसके गले में भी उन्होंने एक ज्योतिषी के आदेशानुसार ताबीज़ पहनाया था। उन्होंने एक बार कृष्णदेव की ओर फिर तिन्नी की ओर देखा। उन्हें दोनों में काफ़ी समानता दिखाई दे रही थी। राजकुमार का हृदय काफ़ी वेग से धड़क रहा था। तब तक तिन्नी ने ताबीज़ निकालकर राजा साहब के सामने कर दिया। राजा साहब ने मेरी कांति कहते हुए तिन्नी को गले से लगा लिया। ये वही तावीज़ था जिसे ज्योतिषी के आदेशानुसार उन्होंने अपनी पुत्री को पहनाया था। पिता पुत्री और भाई बहन का ये अद्भुत सम्मिलन था। सबकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। अब महल के पास चौधरी के रहने के लिए पक्का मकान बन गया है। चौधरी अपनी स्त्री सहित वहीं रहते हैं। अब उन्हें नाव नहीं चलाना पड़ती। रियासत की ओर से उनकी जीविका के लिए अच्छी रकम बांध दी गई है। राजमहल में रहती हुई भी कांति चौधरी के घर आकर तिन्नी हो जाती है और चौधरी के पास बैठकर उसके साथ ही चौधराइन की बनाई मोटी मोटी रोटियां खाती है और प्रसन्न होती है। तिन्नी को बहन के रूप में पाकर कृष्णदेव की प्रसन्नता का पारावार ना था। उनका तिन्नी की तरफ रुझान अपने खून के कारण ही था। वो तो तिन्नी का साथ चाहते थे जो उन्हें अपनी प्यारी बहन के रूप में उन्हें मिल गया।